हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सईद और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बारे में और इस हवाले से ईरान के 12 अहम तरीन सवाल कौन से हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे खलीजी ममालिक के हवाले से और आपको बताएंगे कि वो कौन से 2 खलीजी ममालिक हैं जो ईरान से जंग के लिए तैयार हैं और क्यों। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, उस हवाले से हमने खुसूसी तौर पर जनाब मोहसिन दावड़ को दावत दी है, उनसे बातचीत होगी। वो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं और उसके बाद मोहसिन दावड़ की जो गुफ्तगू है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से, उस पर मैं और फ़खर दुरानी भी आपस में बात करेंगे। क्या नई ताज़ी है? शाह जी, नई ताज़ियाँ तो आजकल बड़ी हो रही हैं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से तो बातचीत हो ही रही है। पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक्टिव है। फिर कल अमेरिकी सदर ने कौम से खिताब किया और आज हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे सुबह आज 6 बजे है। तो उसके साथ साथ जो बाकी अगर आप देखें तो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तो पिछले 5 हफ्तों से जो एक ऑपरेशन ग़ज़वे-उल हक़ चल रहा है, उस पर अब फाइनली कोई मुज़ाकरात के हवाले से चीन जो है वो एक्टिव हो चुका है। उस पर ज़रा बात करेंगे। पहले मेरा ख़्याल है कि मैं ज़रा आपसे पूछता हूँ कि जो ईरान के हवाले से क्या कोई पेशरफ़्त, कोई आज दफ्तर ख़ारजा में भी कोई इस हवाले से बात हुई है, जो वीकली ब्रीफिंग थी? फ़खर, आज दफ्तर ख़ारजा में वीकली ब्रीफिंग थी। ताहिर हुसैन इंद्राबी, आपको पता है ज़रा वो लीड करते हैं इस ब्रीफिंग को, बड़े मंजे हुए सफारतकार हैं, तर्जमान हैं हमारी वज़ारत ख़ारजा के। आज तफसील से उन्होंने बात की, लेकिन जो स्टेटस कोई है, डेट नहीं थी उनके पास। ज़ाहिर है ये एक मुज़ाकरात जो हैं वो खुफिया तरीके से हो रहे हैं कि मुज़ाकरात ख़राब ना हों। इसमें एक जो बात है, हमारे एक्सप्रेस टीवी के बड़े साथी हैं, सीनियर साथी हैं, खालिद नाम है उनका। खालिद साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी इसराइल कहाँ पे इन्वॉल्व है? तो उन्होंने कहा जी हमारे नॉलेज में नहीं है कि इसराइल इन्वॉल्व है। तो इन मुज़ाकरात में उन्होंने कहा जी हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन इसराइल किस जगह पे इन्वॉल्व है, हमारे पास तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल था। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हुए। मैंने ज़ाती तौर पे उनसे पूछा कि क्या ईरानी पाकिस्तान आने के लिए तैयार है? तो ताहिर इंद्राबी साहब ने कहा जी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, उन्हें कोई मसला नहीं है। जो मुझे बैकग्राउंड में बातें पता चली है ना फ़खर, वो बातें ये चली हैं कि इस वक्त 2 मुल्क हैं मुसलमान जो ईरान के ख़िलाफ़ है, वो आ चुके हैं। एक यूएई है, एक तो यूएई है, दूसरा बहरीन। ये एक यूएन का जो जो है उसके आर्टिकल 7 के तहत कौमी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसल है उसमें एक करारदाद ला रहे हैं। लॉबिंग हो रही है। लॉबिंग हो रही है। आज 2 अप्रैल से बहरीन के पास सरबराही चली गई है सलामती कौंसल की। अब वो क्या चाहते हैं, यानी कि बहरीन ने एक करारदाद बाकायदा तैयार कर ली है, यूएई ने भी गालबन तैयार की है, बहरीन ने भी जो करारदाद तैयार किया है जिस पे ज़ाहिर यूएई इत्तफाक करता है, वो ये है कि आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बाय फोर्स जो है वो बाय फोर्स खुलवाने के लिए ऑर्डर दिए जाएँ। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मुतलका मालिक को ऑर्डर दिए जाएँ, क्योंकि ये यूएन चार्टर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल राहदारी है। इंटरनेशनल राहदारी है जिसे रोका नहीं जा सकता। और अगर यूएन ओके कर देता है तो फिर ज़ाहिर है ये मिलिट्री एक्शन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसे चीन भी वीटो कर देगा और रशिया भी वीटो कर देगा। बात तो नहीं होगी, लेकिन ये पेश करना चाहते हैं। अब बहरीन की अगर बात करें या यूएई की बात करें, तो यूएई में भी आज वो चल रही थी कि बहुत सारी फ़ौजें जो अमेरिकन फ़ौजें हैं गालबन वो वहाँ पे आपको पता है, और यूएई ने इसराइल को भी तस्लीम कर रखा है। तो मुझे लगता है कि जो इसराइल की डिप्लोमेसी है वो यूएई के अंदर नज़र आ रही है, बहरीन के अंदर नज़र आ रही है, और ये दोनों मालिक जो है ये बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे अलग खड़े हैं। फ़खर, ये जो यूएई है ना,
ये यूएई बड़ा अहम इस एतबार से है कि यूएई आपको पता है दुनिया में सरमायाकारी का मरकज़ है, पाकिस्तान के साथ भी इसके करीबी ताल्लुकात रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन हमारा और यूएई का भी थोड़ा सा एक ज़माने में कोई थोड़ा आया मामलात, क्योंकि जब ग्वादर की बंदरगाह बनी तो यूएई को जो चीज़ें सामने आई कि यूएई शायद उससे कोई इतना खुश नहीं था, इतना नहीं, बहुत ज़्यादा खुश ठीक नहीं है। और ग्वादर की बंदरगाह भी एक इशू था, और ग्वादर के साथ जो दूसरी बंदरगाह जिस पे यूएई ज़रा परेशान था वो है बंदर अब्बास, जो कि ईरान की बंदरगाह है। तो ये जो यूएई की आप एक्टिविटी देख रहे हैं, या यूएई उस गल्फ़ ममालिक में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हमें नज़र आ रहा है, उसकी माशी मफादात भी हैं, तो ये बात भी एक समझने की है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सऊदीया जिसके ऊपर ज़्यादा असर हम देखते थे, वो बड़ा एक वाइजली पीछे नज़र आ रहा है, बैकफुट पे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वॉर थिएटर जो है वो उधर से निकल कर इधर आ जाएगा। तो देखें क्या होता है। शाह जी, इस पे ना जो आप बात कर रहे थे यूएई और उसके हवाले से, यूएई की आज मेरा ख्याल है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी और अमेरिकी मीडिया ने कि ये लॉबिंग कर रहे हैं ये दोनों ममालिक। उस पर जो यूएई है उसने तो तरदीद कर दी है कि हम ऐसी कोई लॉबिंग नहीं कर रहे, ना ही कोई हम जो है वो मिलिट्री कार्रवाई की वो इस पे जो है वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनकी वैसे वजारत दिफा के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बड़े इसी तरह के आ रहे हैं कि हम जब जवाब देंगे तो ये कर देंगे। तो दूसरा जो आप बहरीन की बात कर रहे हैं ना, बहरीन का एक इशू बड़ा पुराना है ईरान के साथ। उसकी वजह ये है कि जो बहरीन की आबादी है मेजॉरिटी वो अहले तशय्यो से उनका वो है, और जो उनके रूलर हैं वो सुन्नी हैं, तो वो इस वजह से उनका बहरीन और ईरान का जो तनाज़ा है ना ये एक काफ़ी अरसे से चल रहा है। और यूएई वाला जो है वो इस वजह से भी कि अब्राहम अकॉर्ड जब से ये साइन हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, इसराइल का जो यूँ समझे कि एक गढ़ बन चुका है जो यूएई है, तो इस वजह से क्योंकि इसराइल और ईरान की आपस में मुखासमत थी और यूएई अब उनका एक मिडल ईस्ट के अंदर एक और, इस वजह से ये एक वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। और ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब है उसने बड़े वाइसली वो किया है, और मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब तब तक जो है वो कोई रिएक्ट मैं समझता हूँ नहीं करेगा जब तक कि ईरान के हवाले से तो सऊदी अरब को वैसी एश्योरेंस थी कि वो सऊदी अरब की जो ख़ास तौर पे जो स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। वो एक आध जो शुरू में आया था जो इनकी आरामको की जो उसके ऊपर रियाद में भी इन्होंने नहीं वो हुआ है, लेकिन रियाद में और बाकी वो तमाम जो अमरीकी बेसिस या अमरीकी एम्बेसी और इसके ऊपर हुआ है। तो सऊदी अरब एज़ फॉर एज़ या जो एज़ लॉन्ग एज़ अगर उनकी कोई अमरीकी जो इंटरेस्ट और जो अमरीकी जो स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट कोई वहाँ पे बेसिस और वो हैं उनके ऊपर अटैक होता है तो सऊदी अरब मैं नहीं समझता रिएक्ट करेगा। सऊदी अरब इस जंग में शामिल तब होगा जिस दिन हौसियों की तरफ से अगर कोई अटैक शुरू हो जाते हैं सऊदी अरब के ऊपर, तो उस दिन मेरा ख्याल है ये सऊदी अरब के लिए एक बाकायदा से ऐलान जंग वो हो सकता है, जो कि मेरी इतलात ये हैं कि सऊदी अरब को जो है ये इस हवाले से एश्योरेंस है कि हौसीज़ जो है वो सऊदी अरब के ऊपर कोई इस तरह का अटैक नहीं करेंगे। तो क्योंकि जो ईरान की प्रॉक्सी यहाँ पे समझी जाती है वो हौसीज़ और जो यमन का इमीडिएट बॉर्डर जो है वो सऊदी अरब के साथ वो चल रहा है, तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब जो है वो इसमें अभी फ़िलहाल वो इसी तरह ही रहेगा। और सऊदी अरब को पाकिस्तान का एक किरदार है जो ये इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना ईरान की तरफ से और ना ही जो सऊदी अरब की तरफ से होगी। एक चीज़ तो ये मिडल ईस्ट के हवाले से ये होगी, और दूसरा जो सदर ट्रंप की तरफ से ख़िताब किया गया ना वो मैं समझता हूँ बड़ा डैमेजिंग है। आप अगर जो साबिक अमरीकी इंतज़ामिया और साबिक जो सिफारतकार हैं उनके कल के जो ट्रंप की तकरीर के ऊपर तजिया और वो देखें ना, तो अमरीकी मीडिया भी, इसराइली मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम भरा पड़ा है। ख़ास तौर पे जो ट्रंप ने कल कौम से खिताब किया वो कह रहे हैं इसने मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। ट्रंप ने ये सब वही बातें कर रहा है जो पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से जंग के दौरान बातें बार बार दोहरा रहा था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। उल्टा ये हुआ है कि इससे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई हैं कि इसने जो कहा है 2-3 हफ्ते मज़ीद हम जंग जो है वो उसको जारी रखेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो एक तरफ तो ये ट्रंप की जो कन्फ्यूजन है वो एक मैं समझता हूँ बरकरार है, उसको खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे यहाँ पे जो गोल्स थे क्या ईरान के अंदर हमला करने के हवाले से। क्योंकि अगर आप कल मसूद पज़ेश्कियान का ख़त जो उन्होंने अमरीकी अवाम को लिखा है वो पढ़ें तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें उन्होंने जो कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो कहते हैं कि 1953 से पहले तक हमारे अमेरिका के साथ मिसाली ताल्लुकात थे, फिर अमेरिका ने क्या किया कि यहाँ पे रजीम चेंज करके वो जो शाह को ले आए थे, उसके बाद जो ईरानी अवाम है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गया, और फिर 79 वाला जो रेवोल्यूशन है उसके बाद भी। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमने तो
किसी मुल्क को जो है कभी थ्रेटन नहीं किया, ना किसी के ऊपर हमला किया। और ये जो एक अभी भी अमेरिका कर रहा है, ये एक इसराइल की प्रॉक्सी के तौर के ऊपर आपने देखा है कि वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा उसको तमाम मीडिया ने कवर किया है। तो ये इफ़ेक्टिवली मैं समझता हूँ कि इस टाइम दुनिया में भी जो एंटी वॉर सेंटीमेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ट्रंप के ऊपर सिर्फ अपने जो अमेरिका के अंदर प्रेशर नहीं, यूरोप बाहर बैठा है, जंग में वो शामिल नहीं हुआ, मिडल ईस्ट के अंदर भी ट्रंप को वो वाली मदद नहीं मिल रही जो। तो ये एक वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ट्रंप वही है कि वो इसराइल की प्रॉक्सी बन के उन्होंने जंग तो शुरू कर दी है, लेकिन उसके बाद अब उनको समझ नहीं आ रही कि इससे बाहर कैसे निकलना है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी एक और जो चीज़ जो बात कर रहे थे ना ताहिर हुसैन इंद्राबी ने, ऐसे भी सवालात किए गए। आज अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें उन्होंने 2-3 सोर्सेज को कोट करके जो बातचीत नहीं, जो मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने 2 ईरानी और एक कोई पाकिस्तानी सोर्स को कोट करके वो किया है। उसमें ये बताया गया है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान इस टाइम मैसेजिंग का किरदार तो अदा कर रहा है। जो अमेरिका से पैगामात आ रहे हैं वो ईरान को भी पास ऑन कर देता है, जो ईरान से आ रहे हैं वो अमेरिका को भी पास ऑन कर देता है। असल चीज़ ये होती है कि आपने सीज़ फायर के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो आपस में नेगोशिएशन जो होनी है वो अभी तक जो मेन मुज़ाकरात का एक वो होता है मरहला है, वो अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो इसलिए बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ये जो एक संजीदा जो एक प्रोसेस है वो फ़िलहाल अभी तक शुरू हमें होता हुआ नज़र नहीं आया। मैं फ़ख्र आपको बताऊं कि इसमें आपने अमेरिका का तो आपने बता दिया। ईरान की जो गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ बयान दे रही है। जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर है रज़ा अमीरी, उन्होंने कुछ 2-3 दिन से एक ही थ्रेड लिख रहे हैं, लेकिन बिटवीन दैट लॉन्ग थ्रेड तकरीबन 13-14 उसके ट्वीट्स आ चुके हैं एक ही थ्रेड के अंदर। उनमें कुछ 12 सवाल हैं। तो मैंने वो 12 सवाल निकाले थे रात को और मैंने ट्वीट किए थे। और आप ये देखिए, मैं चाहूँगा कि वो सवाल हमारे लोगों को ज़रूर पता लगे कि ईरान के सवाल क्या हैं, वो चाहता क्या है। तो वो मैं सवाल दोहरा देता हूँ और ये पता भी लग जाए ताकि हमारे लोगों को कि वो क्या है। ट्विटर के ऊपर मैंने ट्वीट किया है इसको। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर दोबारा हमला क्यों किया गया, पहला सवाल। फिर कहते हैं कौन से अवामल या लाबीज़ ने ट्रंप और अमेरिका को जंग में धकेला। फिर कहते हैं ये जंग आखिर किसकी है, माली मफादात कहाँ हैं, खित्ते में फ़ौजी कार्रवाई और साजो सामान की तैनाती की क्या वजह है, क्या मुज़ाकरात का नया मौका मुस्तकिल हल और कशीदगी में कमी की तरफ कदम है या दोबारा तैयारी और नए हमले का वक्फा। फिर वो सवाल करते हैं क्या कोई ज़मानत है कि ये सिलसिला दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। फिर कहते हैं कि क्या सालिस अमेरिका की ज़मानतों पर एतमाद कर सकते हैं, ये हमसे भी सवाल है ना। फिर कहते हैं कि फ़ैसला करें बार बार वादा खिलाफी कौन कर रहा है और फिर क्यों। फिर एक सवाल करते हैं कि क्या ट्रंप नेतन्याहू को कायल कर सकते हैं जो जंग के तसलसल को अपनी सियासी बका, ज़ाती वकार और हुकूमत के तसलसल से जोड़ते हैं कि वो सालसों का एहतराम करें और गैर ज़िम्मेदाराना मुहिम जुई रोक दें। और आखिरी सवाल, सालसों की नेक नीति पर मबनी कोशिशों को सबताज ना करें। आखिरी बात जो उन्होंने की। तो ये बेसिकली 12 सवाल हैं जो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान का बुनियादी तौर पे इस टाइम अगर आप देखें ना, ये जो अब ईरान की तरफ से जो मीडिया के साथ भी उनको बताया जा रहा है, मीडिया को ईरान ये समझता है कि ये जो सीज़ फायर के लिए ये जो सालसी की कोशिशें की जा रही हैं, अमेरिका ने पहले भी इनको डिसीव किया है। जो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के थ्रू जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात ये कहा जा रहा था कि वो कामयाब हो गए और अमेरिका ने हमला कर दिया। तो ईरान ये चाहता है कि ये एक टेम्परेरी सीज़ फायर फिर नहीं होनी चाहिए, फिर परमानेंट हो, कोई इसकी गारंटी कोई ले, ताकि ये ना हो कि फिर आप 2 महीने के बाद दोबारा वो शुरू हों और जंग हो। तो ये एक मेरा ख्याल है कि जेन्युइन कंसर्न है जो ईरान की तरफ से वो कहा जा रहा है। और इस पर मेरा ख्याल है चाइना भी खुल के जो है वो बतौर गारंटर के जो है ना वो सामने नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप देखें जो अभी पिछले इस हफ्ते में 5 नुकाती जो इनका चाइना की और पाकिस्तान का जो आया मुत्तफ़िक का जो एक आया लाए अमल, तो उससे भी वाज़े हो रहा है कि चीन भी कोई खुल के वो ये नहीं कह रहा कि मैं मीडिएटर या गारंटर के तौर के ऊपर वो सामने आऊँगा। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये कोई ब्लॉक बन के जो है वो मीडिएशन की कोशिश कर सकता है। कोई एक सिंगल हैंडेडली कोई मुल्क भी जो है वो नहीं करेगा। फ़ख्र, इसमें ना एक अहम नुक्ता है जो कि हमें ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जो मुज़ाकरात करवा रहा है वो अमेरिका और ईरान के करवा रहा है। पाकिस्तान इसराइल और ईरान के मुज़ाकरात नहीं करवा रहा। अमेरिका
अगर ईरान के साथ जंग बंद कर देता है तो इस बात की ज़मानत नहीं है कि इसराइल भी ईरान के साथ जंग बंद कर दे। लेकिन इसराइल की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो अमेरिका के बगैर जो है ना नहीं, वो तो अमेरिका की हलाशेरी तो हो सकती है ना, यानी कि अमेरिका जंग में साथ ना दे लेकिन अंदर खाना कहे बेशक तुम करो। वो हल्लाशेरी पे भी आप देखें ना, जून में हल्लाशेरी के साथ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लंबे ठीक अरसे कह तक रहे नहीं चल सकता। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक टेक्निकल सफारतकारी के एतबार से कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से, कि हम अमेरिका के साथ तो बातचीत कर रहे हैं, अब इसराइल के साथ नहीं कर रहे। ये जो मैंने आपको सवाल का जवाब मैंने बताया वो यही नुक्ता है कि हमें तो, हम चीफ नेगोशिएटर तो हम है, पाकिस्तान है, हमें तो पता ही नहीं कि इसराइल कहाँ पर इन्वॉल्व है, हालांकि इसराइल एक अहम फरीक है। ठीक है, तो खैर ये बड़ी एक पेचीदा इसराइल के हवाले से ना, इसराइल का जो माइंड सेट, वो कल मैं देख रहा था इंडियन मीडिया पे, ANI को उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हुआ जी था, वो एक छोटी सतह की सफारतकार है, वो काफ़ी जो है ना वो अजीबो गरीब किस्म की, फिर वो लोगों ने वो AI के ज़रिए भी कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने वो किया हुआ था। भारत को तो खैर ये मौका चाहिए होता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई या डिमीन कर सके, लेकिन बज़ाहिर जो लगता है इजरायली मीडिया को अगर आप पढ़ें तो ये जो एक जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, या अगर कोई सीज़ फायर होती है तो वो इसराइल, मैं नहीं समझता कि वो उसको कोई सबुताज इस तरह करेगा कि एज लॉन्ग एज अमेरिका ख़ुद जेन्युइनली चाहता है कि ये मुज़ाकरात हों और सीज़ फायर हो। उसकी वजह यह है कि देखें, अब आज और कल का आप इसराइली मीडिया देखें ना, कल से इसराइल के अंदर एक शुरू हुआ है त्यौहार उनका पास ओवर, उसको पास ओवर सीडर कहते हैं। अब जो यहूदी मज़हब में ना ये जो पास ओवर सीडर होता है, ये दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेके ना, वो तब से लेके तब तक ये उसको सेलिब्रेट करते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से, जो बनी इसराइल जो कौम थी, उनको ग़ुलामी से निजात दिला के वहाँ से इजिप्ट से उन्होंने हिजरत की थी। तो ये जो यहूदी मज़हब हैं वो अपनी आने वाली नस्लों, जो यंग जनरेशन है, ये जो पास ओवर सीडर में बैठ के खाने पे इनकी जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अपनी आने वाली नस्लों को बताते हैं कि कैसे जो हमारी जो कौम है, यहूदी कौम, उसने सफ़र किया, किस तरह हमारे ऊपर हर दौर में जुल्म होता रहा, और हम किस तरह से जो है ये हमारे लिए जो एक ग़ुलामी से निजात थी ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये आने वाली नस्लों को भी हम ये आगे ट्रांसफ़र कर सकें। अब ये जो इनकी सेलिब्रेशन है ये 7 दिन की होती है, ये अप्रैल क्या पहले हफ्ते या मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होती है। इस मरतबा जो इसराइली मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि पहली दफ़ा ऐसा है कि मिलियंस ऑफ जो इसराइलीज़ हैं वो शेल्टर्स में, वो बंकर्स में वो रह के ये पास ओवर की जो उनकी मजहबी रसूमात हैं वो प्रॉपरली अदा करने से भी कासिर हैं। तो इसराइल के अंदर जो इस टाइम वॉर फटीग है ना, वो कहीं ज़्यादा है। तो वहाँ पे चंद 1 मिलियन तो उनकी आबादी है, तो अब मतलब वो ख़ुद को जो है वो दुनिया का सेफेस्ट और सिक्योर वो समझते थे। 3 लेयर्स जो उनकी एयर डिफेंस की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वहाँ पे ईरानी मिसाइल्स जो है वो स्ट्राइक किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इसराइल भी चाहता है कि ये ख़ास तौर पे जो जंग बंदी है वो, लेकिन वो जो अपने अहदाफ और उसके हवाले से मीडिया के ऊपर तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनली प्रेशर है वो इसराइल के ऊपर भी है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा शाह जी, ये तो चलें, ईरान वाला जो भी पेशरफ्त होगी हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात और उमची में जो चीन की मीडिएशन में हो रहे हैं, उस पर क्या कोई पेशरफ्त है, ज़रा उस पर बताएँ मुझे। फ़खर, सबसे पहले तो ये है कि इस पर ताहिर इंदराबी जो कि तर्जमान है दफ्तर ख़ारजा के, उन्होंने क्या कहा पहले वो देखते हैं, और फिर मैंने कोई बात की है मोहसिन दावड़ जो कि नेशनल एक पार्टी है, नेशनल मूवमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसके सरबराह हैं, और उनका व्यू जो रवायती हमारा जो व्यू है उससे डिफरेंट है। यानी कि रवायती व्यू का मतलब ये है कि हम जो पंजाब के रहने वाले हैं उनके व्यू से डिफरेंट बात है। तो पहले ताहिर हुसैन अंदराबी साहब की सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Between Pakistan, yes, these talks, you meaning the talks that are being taking place in Urumqi? Yes. Yeah. So yes, Pakistan has sent its delegation. Pakistan has sent its delegation to Urumqi in line with its consistent position and long-standing practice of supporting credible process that can help durable solution to sanctuaries in and to sanctuaries in and across border territory, to stop the cross-border terrorism from Afghanistan. Our participation is a reiteration of our core concerns. The burden of real process, however, lies with Afghanistan, which must demonstrate visible,
and verifiable actions against terrorist groups using Afghan soil against Pakistan. अच्छा, अब ये ताहिर हुसैन अंद्राबी साहब का स्टेटमेंट था। बिल्कुल। मैंने इनसे सवाल पूछा, मैंने कहा जी हमारी तो रिक्वायरमेंट थी, हम तो कहते थे कि जब तक तालिबान लिख के नहीं देंगे कि हम यकीन दिलाते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात हम कहते थे कि जब तक तालिबान TTP को दहशतगर्द नहीं करार देते तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो अभी तो फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ताहिर साहब ने कहा कि जी अगला जो राउंड होगा मुज़ाकरात का तो उसके बाद हम बात करेंगे। उनके पास भी इस बात का कोई मुनासिब जवाब नहीं था। आल्दो के ज़ाहिर एक तर्जमान का काम होता है कि वो गवर्नमेंट को, रियासत को प्रोटेक्ट करे, उन्होंने किया, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि हमारे पास है। ये तो वो हो गया जो आपने मोहसिन दावड़ साहब के साथ बात की है, पहले मेरा ख्याल है वो देख लेते हैं। वो बिल्कुल। आज हमारे मेहमान हैं मोहसिन दावड़, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं। मोहसिन दावड़ से हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त चीन में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, बल्कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये मुज़ाकरात इसलिए बड़े अहम है कि अक्टूबर से ऑनवर्ड पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद बंद है। मोहसिन दावड़ को हमने इसलिए दावत दी है कि मोहसिन दावड़ जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत लाई जा रही थी तो उस वक्त ये तालिबान हुकूमत को अफ़गानिस्तान में लाने के मुखालिफ थे। आज जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और वहाँ पर बमबारी की जा रही है तो ये उसके भी मुखालिफ हैं। तो इन दोनों इशूज़ के ऊपर और ताज़ा तरीन इस इलाके की सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि मोहसिन दावड़ का वहाँ से ताल्लुक़ है, जानते हैं इनका मौक़िफ़। आइए इनसे बात करते हैं। मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई। मोहसिन साहब, ये बताइए कि इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा चीन ने मुसालत करवा दी है, यानी कि बैठ गए हैं, और पाकिस्तान ने कहा है कि जो ऑपरेशन ज़रबुल हक है, ज़रबे हक जो है वो जारी रहेगा। और हमें पता है, BBC ने भी स्टोरी दी कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर तक चले गए हैं, तकरीबन काफ़ी किलोमीटर अंदर हम गए हैं। तो क्या फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, मुज़ाकरात की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मुज़ाकरात में आपका मुद्दा क्या होगा, उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है। आपने शुरू में बहुत बेहतरीन एक डिस्टिंक्शन की कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारी बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, हमारी जो इंटेलिजेंशिया है, ख़ुसूसन हमारे पंजाब के जो सहाफ़ी, सियासतदान, तजिया निगार, वो ज़्यादती इस लिहाज से करते हैं कि वो हमेशा अफ़गानिस्तान को तालिबान की नज़र से ही फ्रेम करते हैं, माजी में भी और अब भी। जब ये लड़ाई चल रही थी, यहाँ से तालिबान वहाँ पर भेजे जा रहे थे विद ऑल द स्टेट सपोर्ट, 20-22 साल तक उनको यहाँ पर रखा गया और हर किस्म की लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई उनको। तालिबान को जब अफ़गानिस्तान पे इम्पोज किया जा रहा था तब हम उसकी मुखालफत कर रहे थे, और हमारा मुद्दा ये था कि आप ये इन दहशतगर्दों को वहाँ पर ना भेजिए। अफ़गानिस्तान के लोगों ने अपनी एक हुकूमत मुंतखब की है, उनको आप अपने हाल पर रहने दें। यहाँ पर ये जो तजिया निगार या सियासतदान या सहाफ़ी आजकल जो तालिबान को बुरे अल्फाजों में याद कर रहे हैं, उस वक्त उनका मुद्दा ये होता था कि तालिबान भी तो अफ़गान है। तो हम उनके उस जवाब में ये कहते थे कि ये जो हकीमुल्लाह मसूद और इनके फजलुल्लाह वगैरह हैं, ये भी तो पाकिस्तानी है। इस फार्मूले में आपने उनको वहाँ पर बिठा दिया, अफ़गानिस्तान के अवाम के विल के अगेंस्ट जितनी मुज़ाहमत उनकी अफ़गान सोसाइटी में हुई वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, और जितनी भी एंटी वॉर या एंटी तालिबान आवाज़ी थी यहाँ पर अक्रॉस द ड्यूरेंट भी, उनको वहाँ पर ज़राई इसलिए मिलती थी कि वो लोग नहीं चाहते थे कि तालिबान यहाँ पर आए। बहरहाल आपने ज़बरदस्ती उनके ऊपर मुसलत कर दिया उनको। अब दूसरी ज़्यादती आप ये कर रहे हैं कि मसला, पहले तो उसको भी बाद में फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि मसला तालिबान के साथ है भी कि नहीं है। हकीकत में ये है कि प्रोजेक्ट तालिबान
आप ही का प्रोजेक्ट था और हम तो उस वक्त से मुखालफत कर रहे थे इसकी जब कोई भी नहीं कर रहा था। और हम उस वक्त भी जब तालिबान आ रहे थे, मुझे याद है नेशनल असम्बली में 2 जुलाई को एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी, उसमें आपने तकरीर की थी। वो जितनी भी 2 जुलाई 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई, हमने उन सब में इनकी वापस लाने की, उनको सपोर्ट करने की और फिर बाद में तालिबान के साथ मुज़ाकरात की। हम हर फोरम पे, हर स्टेज पर उनकी मुखालफत की। यहाँ तक कि ये जो अब लोग दावे कर रहे हैं ना कि अब बड़े एंटी तालिबान बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमें तालिबान के सपोर्टर्स के तौर पर वो फ्रेम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए गुजारिश ये है कि हम उस वक्त भी तालिबान की मुखालफत कर रहे थे इन्हीं नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में। और फिर एक जर्नैल साहब ने चुगली भी लगाई थी तालिबान लीडरशिप को कि इन मीटिंग में इनका ये फरमाना था आपके बारे में। आपके बारे में शिकायत लगाई थी तालिबान? जी, बिल्कुल। वो तो किसने लगाई थी ये शिकायत? बहरहाल अब क्या, वो अगर हाजिर सर्विस होते तो मैं डेफिनेटली नाम जरूर लेता, चूंकि रिटायर्ड लोगों पर तो सभी तबसरा करते हैं। हमारे यहाँ पर एक रिवायत बन गई है कि वो जो रिटायर्ड हो जाए तो बस वो हर एक उनकी फिर बैशिंग करते हैं। तो हम उस वक्त से मुखालफत, और ये कई दफ़ा मैंने कहा भी है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग्स हैं उनको ज़रा पब्लिक कर दिया जाए तो कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये सामने आ जाएगी बात कि कौन तालिबान की मुखालफत कर रहा था, क्यों ये माहौल, ये हालात इस नहज पर आज पहुंच गए और किसका क्या मुद्दा था, किसका क्या किरदार था, किसकी क्या राय थी, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। और दूसरी जो बात मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि आप तालिबान के पीछे, इवन अगर अफ़गान तालिबान की भी बात करें, उनके पीछे आप अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, उनके बड़े बड़े सेक्रेटेरियट्स, बड़े बड़े मराकज़ पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। मैं अफ़गान तालिबान की बात कर रहा हूँ, अफ़गान तालिबान की। हाँ, अभी भी। अच्छा, मसला कहाँ पर? देखिए, अब ये मैं इसको इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट तालिबान जो है पाकिस्तान हिस्टोरिकली हम यहाँ की जो पॉलिसी रही है वो बसई की बुनियाद पर जो भी वहाँ पर हुकूमत करे, मेरे ख्याल में इनके लिए उससे जिस नज़र से वो अफगानिस्तान को तारीखी तौर पर देखते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये अभी भी वार में है। अगर एक लेजिटिमेट हुकूमत देखे ना होती अफगानिस्तान में अभी भी, तो ये जो कुछ आपने अभी किया, आप जा रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं, तो बैनुल अक़वामी तौर पर उसका काफ़ी वावेला मचता UN में और पूरी दुनिया में, चूँकि उनके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है। वो खुद एक गैर कानूनी तौर तो ज़बरदस्ती वहाँ पर बंदूक के ज़ोर पर काबिज़ हैं, तो बस आप जो कुछ उनके साथ करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे 2 बातें बताएं, ये तो बड़ी लंबी बातें हो गई, क्विकली। अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म है उसके वाक़यात की सिचुएशन क्या है? हुकूमत तो बिटवीन द लाइन्स इसी तरफ मैं आ रहा था कि आप तालिबान का बहाना बनाकर काबुल और कंदहार में बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। ये आपका अपना जो आधा सूबा उनके हाथों में चला गया है। वो कुरम डिस्ट्रिक्ट कुरम के एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वायरल थी। वहाँ पर मन्नतूर एक इलाका है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर तालिबान घुसकर उन्होंने पुलिस के वर्दी पहनी थी। अच्छा, ये चीज़ें तो रिकॉर्ड पर आ गई हैं। अदरवाइज भी जो सिविलियन इदारे हैं वहाँ पर केपी में जगहों पे, दे हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू तालिबान। उनकी मजबूरी है। नहीं, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमने उधर बमबारी की है वो पीछे चले गए हैं और अब टेररिज्म के वाक़यात कम हुए हैं। कोई पीछे चले नहीं गए। ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, बन्नू, टांग, टीखान, इन इलाकों में सिर्फ कंटोनमेंट्स के अंदर ही या कोई पुलिस का कंपाउंड है जो बड़ा मेन हेडक्वार्टर है उनका, वहाँ पर ही हुकूमती रिट है। अदरवाइज मेन जो शाहराएँ हैं उन पे उनकी चेक पोस्ट है, वो भी शाम से पहले खाली हो जाती हैं, फिर तालिबान आ जाते हैं, फिर उन्हीं का कंट्रोल होता है। अच्छा, ये जो तालिबान, बाकी जो देहात हैं, जो गांव,
वहाँ पर तो वैसे भी उन्हीं का कंट्रोल है। कंट्रोल है। अच्छा ये बताएं कि ये तालिबान जो इस तरफ जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं ये आए हैं, ये पाकिस्तानी टीटीपी है या अफगान तालिबान है? लेकिन ये मिक्स है। अच्छा ये मिक्स देखिए है। साथ वो मिल चुके हैं आपस प्रोजेक्ट में। तालिबान जो था, हम पहले ही दिन से कहते आ रहे थे कि भाई ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यहाँ पर जो जिस तरीके से उसको बाइफरकेट किया जा रहा था कि नहीं ये गुड है और ये बैड है, और अफगान तालिबान तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वहाँ पर और ये इनसे मुख्तलिफ हैं। हालांकि हमारा उस वक्त भी मुद्दा ये था कि ये उन्हीं के हायरार्की के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं और अभी भी यही है। नहीं लेकिन अभी भी यही है, ठीक है। लेकिन अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि मेन शाहराहों को आपने गुट तालिबान जहाँ पर आप बाज़ हुकूकों पर आपने फिर गुट तालिबान के हवाले कर दिया है, और वो दिन दहाड़े वो चेक पोस्ट लगाकर लोगों से ट्रांजिट रूट पे गाड़ियों से बता लेते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, लोगों को टारगेट किलिंग करते हैं, उनको क्लीन चिट मिली हुई और वो ना पुलिस उन पे हाथ डाल सकती है। तो एक क्योस जो बड़ा बाय डिज़ाइन अपेरेंटली बनाया गया है, कुछ जगहों को गुट तालिबान के हवाले वो कुलम कुला उनको छोड़ दिया गया है, बाज़ जो स्पेस छोड़ी गई है वो फिर बैड ने ले ली है। ओवरऑल स्टेट तकरीबन सरेंडर हो चुकी है। स्टेट रिट आप कह रहे हैं ख़त्म हो चुकी है। मुझे ये बताएं कि हल क्या है? क्या अफगानिस्तान में रजीम चेंज हल है या बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं? आपकी देखें दो चीज़ें हैं जी। देखें, सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर सूबाई हुकूमत के हवाले से भी कहूँगा कि सिर्फ ये बहाना बनाकर कि बंद कमरों में फैसला होते हैं, आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। आपकी तरजीहात में ही नहीं है वहाँ पर स्टेट रिट को एस्टेब्लिश करना। नहीं तो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसमें तो नो डाउट कि वो तो प्रो तालिबान है। मतलब आप सिर्फ आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका पर यह मतलब नहीं हुआ कि आप पूरे के पूरे सूबे को उनके हवाले कर दें। अंडरस्टैंडिंग तो अपेरेंटली यही है कि भाई आप हमें कुछ ना कहें, बाकी आप ले लें सारा। सोहेल अफरीदी के आने से कोई पॉलिसी में फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो एक जरगा उन्होंने बुलाया था, बस वो भी एक निश्चित भी फिर बर्खास्त हो गई। उनकी तरजीहात में ही ये नहीं है, मतलब कि इतना बड़ा इशू नहीं। जो आप बात बता रहे हैं ये तो यूँ लग रहा है कि आगे भी हालात ख़राब ही होंगे, इन मुज़ाकरात के बाद भी ठीक नहीं होंगे। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जब तक आपने कहा ना कि हल क्या है, हल ये है कि आप नियत कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तो हमें जो बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर हम जो महसूस कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, वो यही है कि अमन कायम करना कि आपका इरादा ही नहीं है। ठीक, वो फिर बाद में पॉलिसी क्या बननी है, क्या नहीं बननी, क्या करना है, किस तरीके से, फ़िलहाल तो ये है कि आवाम का भी आपके ऊपर एतमाद नहीं रहा। ठीक, वो तभी आप फिर कायम कर सकते हैं जब आप इरादा कर लें कि बस इस प्रोजेक्ट तालिबान को हमने क्लोज़ करना है, इसको ख़त्म करना है, और प्रैक्टिकली लोग जब देखेंगे तो फिर एतमाद भी बन जाएगा, और फिर जब आवाम का एतमाद बन जाएगा पर आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ नज़र आ रहा है वो यही है कि ये इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का आपका कोई इरादा नहीं है। ये ईद के दिनों में शुमाली वज़ीरिस्तान में शवा का एक इलाका है, वहाँ से लोगों ने नकल मकानी ईद के दिनों में शुरू कर दी, क्योंकि वो सैंडविच बन गए तालिबान और फौज के। वो कह रहे क्या करें, रात को तालिबान आ जाते हैं और वो जत्थ की सूरत में आ जाते हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाते हैं, फिर सुबह फिर आप कहते हैं कि भाई वो तो बुनियादी तौर पर जो सफ़र हो रहे हैं वो आम आवाम सफ़र हो रहे हैं। फ़िलहाल जिस तरीके से ये इन सिचुएशन को डील करना है, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि फॉर सम स्ट्रेटेजिक पर्पस फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट तालिबान को क्लोज़ करने का कोई इरादा है नहीं। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम बैक जी। फ़खर, आपने देख लिया, बिल्कुल मोहसिन दावड़ का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान वो पहले भी ठीक नहीं थी जब हम तालिबान के साथ जफियाँ डाल रहे थे, और आज भी ठीक नहीं है।
जब हम उधर बमबारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अवाम है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गई है। और बल्कि टेक्निकली असल बात तो वो ये कह रहे हैं ना, जो लाउडली उन्होंने नहीं कहा, जो हमारा मौक़िफ़ रहा है कि देखिए अब आप तालिबान को वहाँ पर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, क्योंकि जब लोकल आबादी तो तालिबान के ख़िलाफ़ थी। आपको याद है मैंने भी पूरा किस्सा बताया था कि मैं जब उधर था तो लोग हमें क्या कहते थे। अब जब आप बमबारी करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि लोकल लोग कहते हैं कि नहीं ये हम में से है। तो फ़र्क होना चाहिए था ना तालिबान में और लोकल लोगों में, तो हम वो फ़र्क भी मिटा रहे हैं। आपका व्यू ज़रा इससे डिफरेंट है, मैं चाहूँगा कि आप अपना व्यू ज़रूर दें। बिल्कुल शाह जी, देखें मोहसिन दावर साहब जो है ना मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मैंने उनको हमेशा से ही जो है ना बड़ी एक जो उनका नुक्ता नज़र और पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे थे कि मुख्तलिफ होता है जो बाकियों की निस्बत। और इसकी मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ। मोहसिन दावर साहब जो है ना मुझे ख़ुद कंफ्यूज लग रहे हैं। वो इस वजह से कंफ्यूज लग रहे हैं, आज से 2020-21 में जब आपको याद है कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया था कि तालिबान के साथ बातचीत होगी। आपको याद है ना, उस सिलसिले में पार्लिमान की एक नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी बनाई गई थी और उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि वहाँ से उनको ब्रीफ़ किया जाएगा और जो पार्लिमान बताएगी उसमें हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। उस टाइम जो है ना ये पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, तमाम जो सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप एक तरफ थी। एक बंदा था जिसने मुखालफत की थी बातचीत के लिए, वो मोहसिन दावर साहब थे। मैं अर्ज करूं, मैं एक बात ऐड कर दूं। हाँ। आपने कहा ना कि वो कंफ्यूज है, मैं ये समझा वो सबसे ज़्यादा क्लियर है। इस वजह से मेरी एक मैं ऐड कर दूं। तो देखें आपने वो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में इतना वो लफ्ज़ बोला। देखिए वो तालिबान से बात करने के मुखालिफ थे। उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि ये जो दोनों है ना एक ही सिक्का है। तो ये कहते थे कि वो कह रहे थे कि ये दो मुख्तलिफ लोग हैं। तो ये कह रहे थे कि ये एक ही सिक्के के दो तरफ हैं। ये तालिबान जब उधर इक़्तिदार में आएंगे तो ये हमें मारेंगे, और वक्त ने उनकी बात दुरुस्त साबित की। मैं सिर्फ एक क्लैरिटी दे रहा हूं। तनाजुर में बात कर रहा हूँ, मैं उसको भी ज़रा बताता हूँ। देखिए उस टाइम इनका जो नुक्ता नज़र ये था कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई और यही सारा कुछ जो है वो दुरुस्त वो है अमल है। अब फास्ट फॉरवर्ड जो है नहीं वो बात आप थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा आप वो कर रहे हैं, मदद चाहता हूँ। देखिए 2021 में वो जिस कमेटी का आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, 2021 में तालिबान आए थे, इक़्तिदार में आ रहे थे अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट होनी थी। तो ये इस बात की मुखालफत कर रहे थे कि तालिबान की हिमायत ना करें। नहीं, वो ये हो रहा था जो TTP थी उनके साथ मुज़ाकरात होने थे, इन मीडिएशन जो है वो जो अफ़गान तालिबान थे उस पर, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद जब गए थे बातचीत करने के लिए वो बात है, हाँ। अफ़गान तालिबान वालों के साथ ही बैठ के उनकी मीडिएशन में ही इन तहरीक तालिबान के साथ बात हो रही थी। तो ये इस तनाजुर में अच्छा, वो दूसरी मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो ये उसमें कहा गया था कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ही होनी चाहिए। ये उनका उस टाइम नुक्ता नज़र था। और फिर उसके बाद अब 6-7 साल के बाद पाकिस्तान में ये क्लैरिटी आई है कि नहीं, तालिबान जो गुड तालिबान हो बैड तालिबान हो वो सब एक जैसे हैं। पाकिस्तान अब ये पॉलिसी उसको मज़ीद जारी नहीं रखेगा, और जो तालिबान हैं या जो तालिबान के पुष्पनाह हैं वो सब एक जैसे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की और उसके बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ का। उसमें पाकिस्तान ने अभी जो अटैक्स किए जा रहे हैं, मुझे जो है वो आप ये बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पे अफ़गान जो नेशनलिस्ट हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये अफ़गानी कब नहीं थे, मुझे ये एक दफ़ा बता दें। इवन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो पनाह गुज़ीन पिछले 40 सालों से रह रहे हैं वो उनका भी नुक्ता नज़र आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही मिलेगा। ये अफ़गान जो है वो पहले दिन से ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी कभी भी नहीं रही, उनकी इंडिया के साथ मोहब्बत वो शुरू दिन से थी। पाकिस्तान की एक गलत फहमी ज़रूर थी कि ये तालिबान शायद पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा शायद सिक्योर हो जाएगा। ये जब ये तालिबान आएंगे पाकिस्तान को रियलाइज़ हो गया, पाकिस्तान ने वो अपनी जो करेक्शन थी वो की है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ दुरुस्त है। मोहसिन दावर साहब उस टाइम जो है वो मुज़ाकरात के जो है वो ख़िलाफ़ थे। अब पाकिस्तान जो है वो उसी रास्ते पे चला है जो आज से 6-7 साल पहले मोहसिन दावर साहब चाहते थे। तो अब मोहसिन दावर साहब कह रहे हैं कि नहीं, आपने हमला क्यों किया है उनके ऊपर। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि ये उनकी जो है मैं समझता हूँ कि ये
एक कन्फ्यूजन है कि पहले तो वो ये चाहते थे कि एक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी बात एक जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो मोहसिन दावड़ साहब बात कर रहे थे कि आप तो लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं जो अफ़गान तालिबान को। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। अफ़गानिस्तान की अवाम क्या सोचती है अपने हुक्मरानों के बारे में, अफ़गानिस्तान की अवाम तालिबान के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तान का मैं नहीं समझता कि ये इससे कोई कंसर्न होना चाहिए। पाकिस्तान का जो एक कंसर्न है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वाज़े तौर के ऊपर ये डिफरेंस नज़र आया आपको। ये एक कोई मतलब ये लगी लिपटी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब से ये ऑपरेशन ग़ज़व-ए हक़ शुरू हुआ है 65% जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। आज एक ख़बर छपी हुई थी रोज़नामा जंग में कि 35% जो है वो अमवात में भी कमी आई है, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे। तो पाकिस्तान का तो ये इसमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जो हिकमत अमली थी कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, वो कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसकी किसी पॉलिसी में कन्फ्यूजन है। मुझे जो है वो मोहसिन दावड़ साहब का जो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू आज से 6-7 साल पहले डिफरेंट था, आज डिफरेंट है। मैं उसके ऊपर मैं ज़रा मैं बात आपकी ख़त्म हो गई। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए जो मोहसिन दावड़ है वो तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मुखालिफ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो आप बमबारी कर रहे हैं ना, या तो है कि बड़े किसी फिगर को मारें आप, ये TTP के बड़े फिगर को, वो जो बात हम यहाँ पर करते रहे वो उनका मौक़िफ़ ये है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कोई ये मुल्क मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है या प्रो अफ़गान। आपने कहा ना कि देखें अफ़गान एक कौम है, उसका एहतराम करना चाहिए, ठीक है, और उनको भी पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए, ठीक है। नहीं वो नहीं करते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे बारे में भी। मुझे ये बताया ना, आप 2021 में गए, खुद एक्सपीरियंस जी मैं एक्सपीरियंस करके आया हूं। तासुरात उस टाइम तक तो तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई हमले नहीं किए थे ना जंग में। मैं अर्ज करता हूँ, वो मैंने तो आपको बताया ना कि मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोग बड़े मोहब्बत करने वाले भी थे, लेकिन ज़्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मैंने देखा, नफरत देखी लोगों की आंखों में। तो फिर उसकी वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि वो लोग कहते हैं कि ये जो तालिबान है ये आपने हम पर नाफिज किए हैं। वहाँ के लोगों को शिकायत ये है, तो अब तो फिर उनको शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान का। सुन तो लीजिए ना, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की अफ़गानिस्तान की जो हुकूमतें बनाने और गिराने का रोल प्ले करता है, ये उनकी शिकायत है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। उनको तो फिर अवाम को शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो तालिबान जिनको वो बुरा समझते हैं, जो गर्ल्स एजुकेशन अलाउ नहीं करते, जो वहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है वो इस्लामिक लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उनसे अगर पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है तो फिर तो जो अफ़गानिस्तान की जो अवाम है उसको शुक्रगुजार होना चाहिए। ये अमेरिका के शुक्रगुजार होते हैं जिन्होंने जो है बमबारी करके पूरा सत्यानाश कर दिया, उनके साथ रह के इन्होंने डॉलर्स बनाए अफ़गानियों ने, और उनके साथ जो है रह के तर्जुमानी करते रहे, घर घर जाके छापे मरवाते रहे। उस टाइम ये अफ़गानों को कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शिकायत नहीं होती थी। ये भारत के जो है वो हर शहर में अगर कौंसलेट बनवा के पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी होती है, उस टाइम अफ़गानों को कोई मसला नहीं होता। और पाकिस्तान अगर अपनी जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है, और उन्हीं तालिबान के ख़िलाफ़ जिनसे मसला है इन अफ़गानों को, उस पर ये पाकिस्तान के खिलाफ चार दौड़ते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये इस तरह की बातें करते हैं। तो खैर इस पे हम बात डिबेट करते रहेंगे। ये डिबेट की बात नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बड़े ही जो अफ़गान जो कौम है ना उसके हवाले से ये मतलब मैं एक सूटेबल लफ्ज़ है ना, ये बड़ा जो है ना ये एक थैंकफुल किस्म के वो लोग हैं, अनग्रेटफुल जो है ये नेशन है, जिसने मतलब इनके साथ वो लोग अच्छे हैं जो कि इनके इमीडिएट नेबर्स के साथ उनके मुखालिफ हों। पाकिस्तान ने 40 साल से इनकी जो है वो पनाहें दी हैं, और तब भी इनको मसला होता था कि आप तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो तब भी इनको मसला है। और तो मैं नहीं समझता कि आप किसी तौर पे भी जो भी काम करेंगे ना, ये जो अफ़गान कौम है ये आपके हमेशा मुखालिफ खड़ी होगी। अच्छा, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अक़वाम की आपस में कंपटीशन रहती है, अक़वाम की, ठीक। मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखिए जो बड़े हैं ना उनको दिल बड़े करके बहुत सारी चीज़ों को काम डाउन करना होता है। हम पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क है विद कंपेयर टू अफ़गानिस्तान, हम तो बहुत बेहतर मुल्क है, तो हमने चीज़ों को फिक्स करना है। हम जब वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन ये भी रखें कि यहाँ पर आज तो वो पीछे चले गए,
कल कला वो कल को वो आएंगे तो वो फिर पाकिस्तान कर लेगा, वो आएंगे तो फिर पाकिस्तान उनके ऊपर वो चले कर लेगा। देखते हैं। तो नहीं, वो दूसरी ये बात इट विल कंटिन्यू ना। दूसरी बात एक आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान को जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। पिछले 2021 से ये हुकूमत में है, पाकिस्तान 2021 से इनसे कह रहा है आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन कब शुरू किया गया है? 25 फरवरी 2026 में। 5 साल का इस दरमियान अरसा है, पाकिस्तान ने 5 साल तहम्मुल से बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की आवाम जो आम शहरी हैं, मुझे ये बताएं, एक इमाम बारगाह में एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, कोई शक ही ठीक है, वहाँ पे आके अगर कोई बिला वजह कोई आके मार जाता है, किसी मस्जिद के जुम्मे की नमाज हो रही है और वहाँ पे आके ये कोई फट जाता है, तो मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान से आप मज़ीद कितना तहम्मुल की वो एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये एक रियलिटी है शाह जी, आप जो है ना बिल्कुल हक़ाइक़ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। ये जो मौक़िफ़ है ना आपका कि हमारे यहाँ दहशत गर्दी होती है, ज़ाहिर है हमारे भाई मरते हैं ना, हमारे बहन भाई मरते हैं, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि वो जो टेररिस्ट एलिमेंट है, मतलब TTP है, ठीक है, उसका तो बड़ा लीडर हमने कोई नहीं मारा, कोई एक लीडर बता दें हमने नहीं मारा, वो सारे लोग वहाँ पर फिर रहे हैं। और फिर अच्छा चले हमने कुछ हासिल किया कि अभी उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं? हासिल भी तो नहीं किया, अल्टीमेटली तो हम टेबल पे ही आ गए। मुज़ाकरात हुए ही कहाँ है, अभी तो बाकायदा दौर अनाउंस हो गया ना, अनाउंस होना और बात है, मतलब नहीं, अब हमारा बैठेंगे उसके बाद पाकिस्तान ने आज ताहिर हुसैन इंद्राबी साहब ने तो मेरा ख्याल है क्लियर कर दिया है, वो कहा है कि जब तक हमारे जो मुतालबात हैं कोई उस पर एक कोई ठोस कोई वो नहीं होगी, जमानत नहीं होगी, तो पाकिस्तान तो जारी रखेगा अपनी जी पॉलिसी। फ़खर, तो ये अभी हम अटैक करते रहेंगे, ऑपरेशन ज़रबे आग जारी रहेगा, ये तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है क्लियर है इसमें। चलिए लेट्स सी, खुदा करे कि बेहतरी हो पॉलिसी के ऊपर। मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे आपकी नीयत पे कोई डाउट नहीं है, एंड आई बिलीव कि आपको भी मेरी नीयत पे कोई डाउट नहीं है। मोहसिन साहब भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी किसी इख्तलाफ में नहीं बात कर रहे हैं, उनका एक उनकी अपनी एक सोच है, एक अपना बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि मुझे उनकी बात में वजन, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे उनकी बातों में वजन इसलिए लगता है कि मैं इन इलाकों में रह के आया हूँ, तो मे भी देखिए क्या होता है। फिलहाल आज यही है प्रोग्राम। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।